नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस संसदीय नेताओं में ये तालमेल नहीं है। ये महत्वपूर्ण खबर है कि कांग्रेस संसदीय नेताओं में तालमेल नहीं। संसद के मौजूदा सत्र में कांग्रेस के संसदीय नेताओं के बीच आपस में तालमेल नहीं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से लेकर ज्यादातर संसदीय नेता मांग कर रहे पेगासस जासूसी के मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग की जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अलग ही राग अलाप दिया है। उन्होंने कहा कि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संसदीय समिति के हैं अध्यक्ष, इस नाते इस मामले को वो संसदीय समिति की बैठक में निपटाएंगे। और साथ ही थरूर ने 28 जुलाई को कमेटी की बुलाई है बैठक भी। और एक तरफ दोनों सदनों के नेता और पार्टी के दूसरे बड़े नेता मांग लगातार कर रहे हैं। मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग हो रही है, तो दूसरी ओर थरूर ऐसी जांच को खारिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस संसदीय नेताओं में आपसी तालमेल का अभाव दिख रहा है। क्या तालमेल नहीं है? संसद के मौजूदा सत्र में कांग्रेस के संसदीय नेताओं के बीच आपसी तालमेल में कमी देखी जा रही है। इसको लेकर अब तमाम बातें हो रही हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से लेकर अधिकतर संसदीय नेता ये मांग लगातार कर रहे हैं। पेगासस जासूसी के मामले को लेकर संयुक्त समिति बना के जांच करने की मांग लगातार की जा रही है। संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग लगातार हो रही है। और दूसरी ओर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अलग राग अलापा है। उन्होंने कहा कि सूचना वो प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं और इस नाते इस पूरे मामले को वो संसदीय समिति की बैठक में निपटाएंगे। थरूर ने 28 जुलाई को कमेटी की बैठक भी बुलाई। और एक तरफ दोनों सदनों के नेता और पार्टी के दूसरे बड़े चेहरे भी लगातार मांग कर रहे हैं मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग, तो दूसरी तरफ थरूर ऐसी जांच को खारिज कर रहे हैं। और ऐसे में अब इसको भी बीजेपी मुद्दा बना सकती है कि खुद उनके लीडर्स में तालमेल नहीं है। आपसी बातचीत का अभाव है क्या, या फिर तालमेल का अभाव जो देखा जा रहा है वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि कुछ ये कह रहे हैं कि संसदीय समिति बना करके जांच हो, लेकिन थरूर ने इससे अलग जाकर के बयान दे दिया है, जिसको लेकर अब तमाम बातें हो रही हैं सियासी गलियारों में भी। कमलनाथ झारखंड की चिंता में आखिर क्यों है? बड़ा सवाल ये भी कि कमलनाथ एमपी के पूर्व सीएम हैं, झारखंड की चिंता उनको क्यों सता रही है? ये बड़ा सवाल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरोप लगाया केंद्र और भाजपा झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। अगले 15 दिन में हो सकता ऐसा कोई प्रयास। अब कमलनाथ ने कहा है कि आने वाले 15 दिनों के भीतर ऐसी कोई कोशिश दिखाई दे सकती है। 3 महीने पहले भी एक बार कमलनाथ ने इस तरह के बयान दिए थे, आपको याद होगा। और झारखंड की प्रभारी आरपीएन सिंह और सह प्रभारी हैं उमंग सिंघार। इसके बावजूद कमलनाथ ज्यादा फोकस झारखंड पर कर रहे हैं। इसके भी अपने कोई मायने हो सकते हैं। क्या सचमुच कांग्रेस अलकमान ने कमलनाथ पर भरोसा दिखाया है? ये बड़ा सवाल भी, क्योंकि अभी उनके दिल्ली दौरे भी हुए। दिल्ली में अलकमान के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या सचमुच कांग्रेस अलकमान ने कमलनाथ पर भरोसा दिखाया है, या किसी अन्य कारणों के चलते वो सक्रिय हैं झारखंड की सियासत को लेकर, झारखंड कांग्रेस को लेकर बेहद चिंतित कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद अब सियासी जानकार अपने अपने स्तर पर आकलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर कमलनाथ झारखंड को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तमाम आरोप लगाए हैं केंद्र और बीजेपी सरकार पर। केंद्र और भाजपा झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहा गया उनकी तरफ से। और कमलनाथ के मुताबिक अगले 15 दिन में कोई ऐसा प्रयास देखने को मिल सकता है, ये कहा है। 3 महीने पहले भी एक बार कमलनाथ ने इस तरह के बयान दिए थे। और झारखंड के प्रभारी आप जानते हैं आरपीएन सिंह हैं और सह प्रभारी उमंग सिंघार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कमलनाथ वहां पर ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या सचमुच, इसीलिए सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सचमुच कांग्रेस अलकमान ने कमलनाथ पर भरोसा दिखाया है, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से कमलनाथ सक्रिय हो गए हैं झारखंड को लेकर? पेगासस जासूसी प्रकरण, केंद्र के वरिष्ठ अफसर और कारोबारी भी टारगेट पर। ये महत्वपूर्ण खबर है जिसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। पेगासस जासूसी का मसला, केंद्र के सीनियर अफसर और कारोबारी भी टारगेट पर। पूर्व सीबीआई चीफ आलोक वर्मा जासूसी के टारगेट रहे। 2018 में पद से हटाने के कुछ घंटे बाद जोड़ा गया उनका नंबर। और रफाल विवाद के दौरान
अनिल अंबानी का भी नंबर जोड़ा गया था। अनिल अंबानी की कंपनी से जुड़े लोगों के नंबर भी जासूसी लिस्ट में जोड़े गए। अब इस पूरे मसले को लेकर विपक्षी दल लगातार लामबंद हैं, हमलावर हैं। आप देख रहे हैं संसद में भी लगातार हंगामा, सड़क पर भी कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दल हैं वो जासूसी मसले को लेकर हमलावर है सरकार पर। पेगासस जासूसी का पूरा मसला जिसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। केंद्र के सीनियर अफसर और कारोबारी भी इसके टारगेट पर। पूर्व सीबीआई चीफ आलोक वर्मा जासूसी के टारगेट पर रहे। 2018 में पद से हटाने के कुछ घंटे बाद उनका नंबर जोड़ा गया, ऐसी खबर है। और राफेल विवाद के दरमियान अनिल अंबानी का भी नंबर जोड़ा गया था, ऐसी जानकारी। और अनिल अंबानी के कंपनी से जुड़े हुए लोगों के नंबर भी जोड़े गए जासूसी लिस्ट में, ये कहा जा रहा है। अब इसको लेकर किस तरीके की बहस आगे बढ़ती है उस पर भी लगातार नजर रहेगी। प्रदेशों का मामला कब तक लटकाए रखेगी कांग्रेस? बड़ा सवाल ये भी कि प्रदेशों का अलग अलग प्रदेशों में जो स्थिति है अभी कांग्रेस की, उसको लेकर अलकमान बहुत चिंतित है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि प्रदेशों का मामला कब तक लटकाएगी या फिर लटकाए रखेगी कांग्रेस। कांग्रेस को कई प्रदेशों में संगठन का फैसला करना है। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर संगठन का फैसला अलकमान को करना है, कांग्रेस को करना है। केरल में कांग्रेस ने आनंद फानन में प्रदेशाध्यक्ष चुना और विधायक दल का नेता भी वहां पर अचानक से ही चुन लिया गया। लेकिन गुजरात का मामला अटका हुआ है कई महीने से। अब गुजरात का मसला भी कांग्रेस ये चाहती है कि जल्द से जल्द गुजरात का मसला भी सुलझे, लेकिन ये मसला कई महीनों से लटका हुआ दिखाई दे रहा है। कई महीने से चर्चा है कि पार्टी अर्जुन मोढवाडिया को जिम्मेदारी दे सकती है। वहां पर कई महीनों से चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि अलकमान की तरफ से अर्जुन मोढवाडिया को कोई जिम्मेदारी वहां पर मिल सकती है। झारखंड में भी कांग्रेस को पिछले 2 साल से अध्यक्ष का इंतजार है। अब झारखंड एक बहुत बड़ी समस्या वहां पर भी है कि कांग्रेस को पिछले 2 साल से अध्यक्ष का इंतजार है। किसको जिम्मेदारी मिलेगी, किस पर भरोसा किया जाएगा, कौन होगा जिसके नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन 2 साल से बस इंतजार चल रहा है। और इसी तरह कमलनाथ और अधीर रंजन चौधरी दोहरी जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओडिशा हरियाणा में भी पार्टी को बड़े फैसले करने हैं। ओडिशा हो या फिर हरियाणा हो, वहां पर भी पार्टी के भीतर तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इन दोनों को लेकर भी पार्टी को कोई फैसला करना है, कांग्रेस को कोई फैसला लेना होगा जल्द से जल्द। लेकिन कब तक तस्वीर साफ होगी अलग अलग राज्यों की, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रदेशों का मामला आखिर कब तक लटकाए रखेगी कांग्रेस, बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है। कांग्रेस को कई प्रदेशों में संगठन का फैसला करना है। अलग अलग प्रदेशों में संगठन स्तर पर कई फैसले होने हैं, कई फैसले लिए जाने हैं, लेकिन कब तक तस्वीर साफ होगी इंतजार लगातार है। केरल में कांग्रेस ने आनंद फानन में चुना प्रदेशाध्यक्ष और साथ ही विधायक दल का नेता भी। लेकिन गुजरात का मामला कई महीनों से अटका हुआ है। कई महीनों से चर्चा है कि वहां पर पार्टी अर्जुन मोढवाडिया को कोई जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर आगे कब बढ़ा जाएगा कोई खबर नहीं है। झारखंड में भी कांग्रेस को पिछले 2 साल से इंतजार करना पड़ रहा है अध्यक्ष पद के लिए। किसको जिम्मेदारी वहां पर मिलेगी कोई तस्वीर साफ नहीं है। और इसी तरीके से अब आगे अगर आप बढ़ते हैं इसी तरह कमलनाथ और अधीर रंजन चौधरी दोहरी जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओडिशा हरियाणा में भी पार्टी को लेना है फैसला। कब तक पूरी तस्वीर साफ होती है अलग अलग राज्यों में संगठन के लिहाज से, इसको लेकर इंतजार सभी को है। वो कांग्रेस के लीडर्स को भी खुद अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही विपक्षी दल भी ये चाहते हैं कि कम से कम वहां पर स्थिति साफ हो विपक्षी दलों को लेकर भी, क्योंकि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर संगठन में बदलाव करने की चुनौती तो है ही, लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां पर भी संगठन को मजबूत करना, पार्टी के आधार को मजबूत करना अलकमान के सामने बहुत बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ रही है। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार पर लेटेस्ट अपडेट है। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर लंबे वक्त से इंतजार हो रहा है। खबर इसी को लेकर है, अपडेट आपको दे रहे राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार पर। ये लेटेस्ट अपडेट है। पंजाब और उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान का मामला होगा टेकअप। पंजाब, उसके बाद उत्तराखंड और अब राजस्थान का मामला टेकअप होगा। ऐसे में सुलह कमेटी ने सोनिया गांधी को सौंपी अपनी रिपोर्ट। सुलह कमेटी ने जानकारी दी है कि सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी में मेंबर केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुझाया फॉर्मूला, और फॉर्मूले के अनुसार प्रदेश में गहलोत और पायलट दोनों गुटों को एक साथ लेकर चलने की बात कही गई है। पायलट कैंप से कितने लोग बनेंगे मंत्री, ये बड़ा सवाल है कि आखिर पायलट कैंप के कितने लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। पायलट कैंप से कितने लोग मंत्री बन पाएंगे और कितने लोग एडजस्ट होंगे। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी, राजनीतिक नियुक्तियों में इसको लेकर भी कई सवाल हैं। और इन दोनों बिंदुओं पर भी कमेटी ने सौंपी स्पष्ट रिपोर्ट। लेकिन क्या होगा खुद सचिन पायलट का पार्टी में रोल, अब ये भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
पायलट गुट के तमाम विधायकों को क्या जिम्मेदारी मिलती है इसको लेकर नजर तो है ही, लेकिन खुद पायलट को क्या जिम्मेदारी मिलती है, पायलट का रोल क्या होगा प्रदेश कांग्रेस में, इसको लेकर भी सभी को इंतजार है। पायलट को एआईसीसी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। हालांकि इस चर्चा पर पायलट कैंप से जुड़े लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं पायलट। अब ये खबर कि राजस्थान से बाहर उनको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है एआईसीसी में, जिसको लेकर पायलट गुट से जुड़े लोगों ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि राजस्थान छोड़कर के बाहर नहीं जाना चाहते हैं पायलट, प्रदेश में रहकर ही सक्रिय राजनीति करना चाहते हैं सचिन पायलट। अलबत्ता अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं अलकमान के अंतिम फैसले पर, क्योंकि अंतिम फैसला जो लेना है वो अलकमान ने ही लेना है। तो अलकमान के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वो दोनों ही गुटों की हम बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत गुट की तरफ से भी और पायलट गुट की तरफ से भी लोगों में तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर फैसला क्या होगा, क्या मिलने वाला है, किसको क्या मिलेगा जब मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल होगा। लेकिन अब बहुत बड़ी चुनौती है, पंजाब और उत्तराखंड के बाद राजस्थान का मसला सुलझाना है, टेकअप होगा ऐसी खबर। और ऐसे में सुलह कमेटी ने जानकारी दी कि सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कमेटी मेंबर के सी वेणुगोपाल और अजय माकन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी सोनिया गांधी को। रिपोर्ट में 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फॉर्मूला सुझाया गया है और फॉर्मूले के अनुसार प्रदेश में गहलोत और पायलट दोनों गुटों को एक साथ लेकर चलने की बात कही गई। और पायलट कैंप से कितने लोग बनेंगे मंत्री, सवाल ये, और दूसरा सवाल है कि कितने लोग एडजस्ट होंगे राजनीतिक नियुक्तियों में। इन दोनों बिंदुओं पर भी कमेटी ने सौंपी स्पष्ट रिपोर्ट। लेकिन क्या होगा खुद सचिन पायलट का पार्टी में रोल, इसको लेकर भी कई चर्चाएं हैं। पायलट को एआईसीसी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर चर्चा, लेकिन इस चर्चा पर पायलट कैंप से जुड़े हुए लोगों ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि राजस्थान छोड़ करके बाहर जाने को राजी नहीं है पायलट और प्रदेश में रहकर ही सक्रिय राजनीति वो करना चाह रहे हैं। अलबत्ता अब सभी की निगाहें अलकमान के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। फैसला क्या निकल कर आता है, सभी को इसका इंतजार है। शिरीष सिन्हा बने उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। शिरीष है इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज 1987 बैच के अधिकारी और वर्तमान में उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय जयपुर में है कार्यरत। इससे पूर्व त्रिवेंद्रम मंडल के डीआरएम और अंबाला के एडीआरएम रहे और साथ में आरडीएसओ लखनऊ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर रह चुके हैं। 4 अन्य अधिकारियों को भी दी गई हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में पदोन्नति। अब लंबे वक्त से चर्चाएं हो रही थी कि कहां पर सिन्हा दिखाई देंगे, लेकिन जानकारी ये है कि शिरीष सिन्हा बने उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और शर्मा हैं इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज 1987 बैच के अधिकारी। वर्तमान में उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय जयपुर में वो कार्यरत हैं और इससे पूर्व त्रिवेंद्रम मंडल के डीआरएम और अंबाला के एडीआरएम रहे और साथ में आरडीएसओ लखनऊ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर रह चुके हैं। 4 अन्य अधिकारियों को भी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में पदोन्नति दी गई है। देश के 22 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा क्लैट आज है। जयपुर जोधपुर के साथ कोटा में भी परीक्षा होगी। स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा होगी। परीक्षा दोपहर 2 से शाम को 4 बजे तक पेपर पेन मोड पर होगी, ये जानकारी है। पूरी तैयारी इसको लेकर की जा चुकी है। दोपहर 2 बजे से शाम को 4 बजे तक पेपर पेन मोड पर परीक्षा होगी। परीक्षा पेपर और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी घर ले जा सकेंगे। ये व्यवस्था इसी साल से लागू हो रही है। एनएलयू कंसोर्टियम ने इस बार परीक्षार्थियों के एनालॉग घड़ी पहनने की अनुमति परीक्षार्थियों को दी है। अब परीक्षा को लेकर लंबे वक्त से इंतजार भी किया जा रहा था। कोविड के दौर में ये जानकारी है कि देश के 22 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा क्लैट आज हो रही है। जयपुर जोधपुर के साथ कोटा में भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा होगी। परीक्षा दोपहर 2 से शाम को 4 बजे तक पेपर पेन मोड पर ही होगी और परीक्षा पेपर ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी जो परीक्षार्थी हैं वो घर लेकर जा सकते हैं। ये व्यवस्था इसी साल से लागू हो रही है। एनएलयू कंसोर्टियम ने इस दफा परीक्षार्थियों को एनालॉग घड़ी पहनने की अनुमति भी दी है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल का जोधपुर दौरा है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जोधपुर के दौरे पर 24 जुलाई को धारीवाल का जोधपुर आने का कार्यक्रम है। 24 की रात्रि को जोधपुर आएंगे
धारीवाल 25 जुलाई रविवार को बैठक लेकर चर्चा वहां पर करने वाले विकास कार्यों को लेकर 24 को वहां पर पहुंचने वाले हैं रात को। उसके बाद 25 तारीख को रविवार को बैठक लेकर चर्चा करेंगे। 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे चर्चा वो करेंगे, बैठक होगी। जेडीए और साथ ही नगर निगम के अधिकारियों के साथ में चर्चा करने वाले हैं। जोधपुर के विकास से जुड़े तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका काम कहाँ तक चल रहा है, इसी को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देते हुए शांति धारीवाल दिखाई देंगे। जेडीए के नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे। 25 जुलाई वो तारीख है जब दोपहर 12 बजे चर्चा वो अधिकारियों के साथ में करेंगे। जो तमाम विकास कार्य वहां पर चल रहे हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, किस गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो तय समय निर्धारित की गई है विकास कार्यों के लिए उसी हिसाब से काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसी को लेकर अधिकारियों के साथ में चर्चा करेंगे और उसके बाद उनको निर्देश भी देंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो उनका जोधपुर दौरा महत्वपूर्ण है। हाउसिंग बोर्ड ने फिर बजाया सफलता का डंका। हाउसिंग बोर्ड ने फिर से सफलता का डंका बजा दिया है। 10% दीजिए, गृह प्रवेश कीजिए योजना का फिर कमाल दिखा। जोधपुर वृत्त प्रथम और द्वितीय में 18 संपत्तियां बिकी। ये बड़ी खबर है कि जोधपुर वृत्त प्रथम और द्वितीय में 18 संपत्तियां बिकी, साथ में जिसमें मंडल को 3 करोड़ 5 लाख रुपए का राजस्व मिला। कोटा वृत्त में 5 संपत्तियां बिकी, मंडल को 61 लाख 14 हजार का राजस्व मिला। बीकानेर वृत्त में 6 संपत्तियां बिकी, मंडल को 26 लाख 18 हजार का राजस्व मिला। उदयपुर वृत्त में 19 संपत्तियां बिकी, मंडल को 4 करोड़ 45 लाख का राजस्व मिला। और साथ ही अलवर वृत्त में 22 संपत्तियां बिकी, मंडल को 4 करोड़ 86 लाख का राजस्व मिला है। अलग अलग जगहों पर किस तरीके से संपत्तियां बिकी हैं और कितना राजस्व मिला है, इसको लेकर ये पूरी डिटेल्स आपके सामने हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड का डंका एक बार फिर से बजता हुआ दिखाई दे रहा है। 10% दीजिए, गृह प्रवेश कीजिए योजना का फिर से कमाल दिखाई दिया। जोधपुर वृत्त प्रथम और द्वितीय में 18 संपत्तियां बिकी और जिसमें मंडल को 3 करोड़ 5 लाख रुपए का राजस्व मिला है। जानकारी ये है जोधपुर को लेकर। और कोटा वृत्त में 5 संपत्तियां बिकी, मंडल को 61 लाख 14 हजार का राजस्व मिला है। तो लगातार कमाल हाउसिंग बोर्ड का जारी है। क्या हम चाहते हैं कोविड थर्ड वेव का वेलकम? ये बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार लापरवाहियों की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। आम लोग जिस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं उसके बीच में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या हम और आप ये चाहते हैं कि कोविड थर्ड वेव का आगमन हो, उसका वेलकम किया जाए। कोरोना का खौफ कम होते ही प्रोटोकॉल भूलने लगे हैं लोग। कोविड की जो रफ्तार है वो धीमी हुई और धीमी होते ही प्रोटोकॉल की पालना करना लोग भूलते जा रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में फिर से देखी जा रही लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ख्याल नहीं रखा जा रहा। अधिकांश कस्बों में बगैर मास्क के लोग घूमते हुए बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी इन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहा, सख्ती नहीं बरत रहा है, जिसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। हालांकि शहरों में अभी भी लोगों में देखी जा रही जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों के कंपैरेटिवली अगर आप देखते हैं शहरों में तो यहाँ पर लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शहरों में जो हालात रहे पहली और दूसरी वेव में उसके बाद हाहाकार मचा। हालांकि ग्रामीण इलाकों में भी तस्वीरें भयानक सामने आई थी, लेकिन उसके बाद जैसे कोविड के केसेस में कमी वैसे ही लापरवाही बढ़ती जा रही है। क्या अधिकारी कोरोना रोकथाम के लिए फिर से दिखाएंगे सख्ती? सवाल ये भी खड़ा हो जाता है। आम लोगों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है, जो अधिकारी हैं, वो क्या फिर से रोकथाम के लिए सख्ती दिखाएंगे? क्योंकि सख्ती बहुत ज़रूरी है। संकेत मिल चुके हैं तीसरी लहर के लिए। अगर तीसरी वेव से बचना है, सावधानी बहुत ज़रूरी है। सावधानी, प्रोटोकॉल की पालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो सावधानी, वो प्रोटोकॉल की पालना ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं, सवाल भी खड़ा होता है कि क्या हम और आप ये चाहते हैं कि कोविड की तीसरी लहर आए और उसका वेलकम किया जाए। कोरोना का खौफ कम जैसे ही हुआ वैसे ही लोग प्रोटोकॉल की पालना भूल गए हैं। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लगातार लापरवाहियों की तमाम तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का लोग ख्याल नहीं रखते हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये नारा भी दिया गया। ये कहा गया लोगों को कि इसी नारे के साथ आपको आगे बढ़ना है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार लापरवाही। और इसी के साथ ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि क्या खुद लोग तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरीके से लापरवाही बढ़ती जाएगी, लापरवाही होगी, तो जाहिर सी बात है कि तीसरी लहर आनी तय है।